हाँ देखिए, आज का टॉपिक है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दर्पण क्या होता है। हम बताए थे कि जो जो प्रकाश का अच्छी तरीके से परावर्तन करे और जिसमें हम लोग अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, वो क्या होता है, दर्पण होता है। तो दर्पण कैसे बनता है, कांच का कैसे दर्पण बनता है। तो कांच का दर्पण बनाना है, उसमें क्या होता है, एक कांच लेते हैं, उसको कांच को काटने वाली मशीन से काटते हैं। काटने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसकी एक तरफ जो है चांदी की कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं, तो हमारा दर्पण तैयार हो जाता है। तो यह जो है गोलीय दर्पण तैयार करने का तरीका है। समतल में क्या होता है, कोई समतल कांच लेते हैं, उसके दूसरी तरफ जो है चांदी कलई करके पॉलिश लगाते हैं, तो समतल दर्पण तैयार हो जाता है। ठीक है, तो भिन्न भिन्न कार्यों के लिए दर्पणों की जो है बहुत भूमिका होती है। तो समतल दर्पण का प्रयोग जहाँ जहाँ होता है उसके लिए समतल दर्पण बनाए जाते हैं। अवतल दर्पण का आवश्यकता बने, अवतल दर्पण की आवश्यकता हुई इसलिए उसको बनाया गया अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की कार्य के आधार पर आवश्यकता हुई हमें, तो उत्तल दर्पण बनाए गए। तो हम बताएंगे अभी कि ये सब दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं। फिलहाल हम चलते हैं दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं में। तो दर्पण से संबंधित परिभाषाएं में सबसे पहला हम लिखते हैं ध्रुव। क्या लिखते हैं, हाँ, ध्रुव क्या होता है। मान लीजिए अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है, तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, तो इसका परिभाषा लिख लीजिए। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे बिंदु P से प्रदर्शित करते हैं। हाँ देखिए, वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जैसे जब हम दर्पण बनाते हैं तो कांच का खोखला गोला आता है, उसको काट कर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कांच का खोखला गोला है, हम इसको यहाँ से काट दिए, काट कर जो है हम एक दर्पण तैयार कर लिए। ठीक है, तैयार कर लिए और इसको मार्केट में हम जो है बेचने के लिए तैयार कर दिए। तो इसका वक्रता केंद्र क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र क्या होता है, जिस कांच के गोले से यह काटा जाता है उसका केंद्र इसका वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, अब जैसे इसी कांच के गोले से मैं ये जो है एक यह वाला दर्पण बनाया, एक इस तरीके का दर्पण ले लिया, बड़ा वाला। ठीक, तो हम क्या देखेंगे, दोनों दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा, एक ही होगा। दोनों दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा, एक ही होगा। क्यों एक ही होगा, क्योंकि यह एक ही कांच के गोले से काट कर बनाए गए हैं। ठीक है, अच्छा, एक ऐसा विधि होता है जिससे हम जो है वक्रता केंद्र निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको काट कर हम अलग रख दिए, तो इसका केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे, तब तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे ना खोजने कि किस गोले से कटा है। हाँ, समझ आए नहीं, एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इसका वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। तो कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा मतलब थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं, तो आगे चलते हैं। तो देखिए, जैसे कांच तो यहाँ पर है, यहाँ से हम इसको काट के दर्पण बना दिए, तो इसको फेंक दिए। ठीक है, अब केंद्र ढूंढने हम थोड़ी नहीं जाएंगे उसका केंद्र ये है वो कहाँ है, हमारे पास यही है, तो इसका केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे। उसका एक तरीका होता है, जैसे इसको जो है कागज पे या कहीं भी ग्राफ पे इसको प्रदर्शित कर लेंगे, करके इस दर्पण को हटा देंगे। मतलब ये वाला आकृति हम एक कागज पे तैयार करेंगे ऐसे। ठीक है, किसी पेपर पर इसकी आकृति तैयार करेंगे, ये वाला। ठीक है, बात समझ में आया ना। इसको हम किसी पेपर पर ऐसे करके ऐसे बना दिए। बनाने के बाद क्या करेंगे, इसमें दो ठो
जीवा लेंगे। कैसे लेंगे? हाँ, 2 ठो जीवा लेंगे। और दोनों जीवा लेने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसका लंबार्धक करेंगे। लंबार्धक सबको आता है करने। इसका लंबार्धक करेंगे, समझ में आया? और इसका भी लंबार्धक करेंगे। तो लंबार्धक करेंगे तो कहीं पर कटेंगे, जहाँ पर कटेंगे वो इसका केंद्र होगा, तो मतलब इसका केंद्र हो जाएगा। ठीक है, जब केंद्र हमें पता हो जाएगा ना, तो हम त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। केंद्र से इसके मध्य बिंदु की दूरी को मिला देंगे, क्या हो जाएगा? त्रिज्या। बात समझ आया? तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं बता दिया। जैसे कि दर्पण हम इसमें से कांच के गोला में से काट कर ना, कांच के खोखला गोला से थोड़ा सा कांच लेकर हम दर्पण बना दिए, तो उसका वक्ता केंद्र और वक्ता त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पहले दर्पण को कांच पे जो है लाइन ड्रा करते हैं और उस पर 2 जीवा लेते हैं, दोनों का लंबार्धक करते हैं और दोनों का लंबार्धक जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करेंगे वहीं इस दर्पण का क्या होगा, केंद्र होगा। अब केंद्र को ध्रुव से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। बात समझ में आया? तो चलिए केंद्र का परिभाषा लिखिए, बोले दर्पण को जिस कांच के गोले से बनाया जाता है, दर्पण को जिस कांच के गोले से बनाया जाता है उसी गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। उसी गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अच्छा, एक और होता है वक्रता त्रिज्या। क्या होता है? हाँ, इसका भी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। बोले दर्पण को जिस कांच के गोले से बनाया गया है, दर्पण को जिस कांच के गोले से बनाया गया है उसी गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, नीचे लिख लो, वक्रता त्रिज्या बराबर होता है CP और बराबर R। ठीक है, C से P तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं और ये किसके बराबर होता है? R के। हाँ देखिए, दर्पण का ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया और वक्रता त्रिज्या हो गया। अब अगला नंबर है दर्पण का द्वारक। क्या है? हाँ, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है? जैसे दर्पण है, ये क्या है? दर्पण है। क्या है? दर्पण है। तो इसका जो है इसका जो व्यास होता है, इसका ये जो व्यास, दर्पण का व्यास, ये गोले का नहीं ना, दर्पण का जो व्यास होता है इसको हम लोग पूरा द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक। यहाँ से जैसे M1, यहाँ मान लो P, यहाँ पे M2। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है? द्वारक बराबर M1P M2, नहीं M1 M2। क्या होता है? M1 से M2 की दूरी, ये वाला दूरी क्या होता है? दर्पण का द्वारक। ठीक है, इसे दर्पण का व्यास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। हाँ चलिए, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा।
वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष होती है। ठीक लो, वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसमें मुख्य अक्ष कौन है? यह है CP, C से P को जाने वाली रेखा है आगे तक। ठीक है, ये सब ये मुख्य अक्ष है। समझा? हाँ, देखिए फोकस क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण चलता है, हम दो किरण को ले रहे हैं, एक इसको एक इसको ना, मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण चलता है तो दर्पण से टकराने के बाद, भाई देखो एक किरण तो आगे जाएगा नहीं, यहाँ पॉलिश किया हुआ है, दर्पण से टकराने के बाद इधर जगह नहीं है जाने के लिए। समझ आया ना? देखो कैसे जानेंगे किधर जगह है। जैसे यहाँ कोई बिंदु है, ऊपर नहीं जा सकता, नीचे जगह है आने के लिए। देखो नीचे इतना जगह है कि नहीं, जैसे जैसे जाएगा जगह बढ़ रहा है ना, ऊपर ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता। तो टकराने के बाद वो क्या करेगा, जिधर जगह रहे, टक्कर के बाद जिधर जगह रहता है उधर सब जाते हैं। हाँ, तो टक्कर करेगा तो उसके बाद ऐसे, और यह भी जो है ऐसे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, एक दूसरा चित्र देख लो। यह दर्पण हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया ना, मुख्य अक्ष। इसमें किधर जगह है, ऊपर है ना। समझ आया? अब ये तो आपस में इधर मिलेंगे नहीं, चलो हम लोग थोड़ा सा कल्पना करते हैं मिलेंगे कहाँ। इधर नहीं मिलेंगे, हम लोग मिलाएंगे जबरदस्ती। मिलाइए। अगर मान लो ये दर्पण नहीं होता तो लड़ने के बाद ऐसे आते, ऐसे, ठीक है। यहाँ समझा? तो हम क्या बोले हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, समझा? उसे क्या कहते हैं, फोकस। फिर से, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग दर्पण का क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो अवतल दर्पण में मिलती है ना, जब मिलती है तो वास्तविक हो गया, और जब मिलती प्रतीत होती है तो क्या होता है, आभासी होता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा अच्छे से लिख लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। हाँ देखिए, ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब फोकस दूरी को हम लोग जो है स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? हाँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो एक बात ध्यान देना है, अवतल दर्पण है ना, तो अभी
हम बताएंगे दूरी कैसे नापा जाता है, तो यहाँ पर नोट में थोड़ा लिख लेना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्यों ऋणात्मक होती है? तो देखिए, लोग अपनी सुविधा के लिए यह माने कि ध्रुव के बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक और दाहिने तरफ की धनात्मक। ढेर सारा नियम है, इसको बाद में बताएंगे। फिलहाल यहाँ जान लीजिए अवतल दर्पण है, यहाँ से ये वाला दूरी जब नापेंगे तो ऋण में होगा ना, अब दाहिने तरफ जाएंगे तो क्या होगा? धन। दूसरा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। ठीक है। और तीसरा, अगर फोकस दूरी निकालना है, फोकस दूरी बराबर है वक्ता त्रिज्या बटे 2। वक्ता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, बराबर r/2। सातवां है, आठवां? आठवां है फोकस तल। फोकस तल में क्या होता है? ध्यान देखो, ये मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया? मुख्य अक्ष। बात समझ में आया? ये क्या है? ध्रुव। क्या है? अच्छा, तो देखो फोकस तल में जैसे कि अगर यहाँ से किरण चलता है इसके समांतर, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु मिलता है उसको लोग फोकस बोलते हैं ना। अगर मान लो किरण मुख्य अक्ष के समांतर नहीं चला तो उसको मारोगे? ये जो किरण है मुख्य अक्ष के समांतर नहीं चला, ये बोला हम मुख्य अक्ष के समांतर नहीं चलेंगे, हम इस तरीके से चलेंगे, ऐसे चलेंगे। आप क्या कर लेंगे? ठीक है, हम इसके समांतर नहीं चलेंगे। मान लो इस तरीके का किरण दर्पण पे डाला जा रहा है, तब क्या होगा? ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा देखिए चित्र अस्पष्ट हो गया, हम इसको फिर से बनाते हैं। फिर से देखिए। ठीक है, यह क्या हुआ? मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण नहीं है, लेकिन आपस में समांतर है। दर्पण से टकराने के बाद यहाँ पे मिले हैं ना, यहाँ पे मिले हैं। तो फोकस तल क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब यहाँ मिले तो समांतर वाला किरण है यहाँ पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फोकस के। तो क्या हुआ कि फोकस के समांतर एक लंबवत तल लेते हैं। फोकस के समांतर और मुख्य अक्ष के लंबवत एक तल लेते हैं। तल का मतलब समझते हो? जैसे ये बोर्ड एक तल है, जिस पे बैठे हो वो भी एक तल है। तल लेने का मतलब है जैसे कि यहीं पर ये हमारा हाथ अगर आधा अंदर चला जाए, ये वाला जो हथेली आधा अंदर चला जाए आधा बाहर, तो ये एक तल है। ये तल कहाँ है? फोकस पर है। तो सारा प्रतिबिंब जो समांतर किरण दर्पण से जब परावर्तित होंगे तो हमारे इस पे जो है, जो मुख्य अक्ष के समांतर होगा यहाँ बीच में बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और जो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होगा वो आपस में समांतर होंगे तो तल पे बनेंगे। कहाँ बनेंगे? तल पे बनेंगे। तो फोकस तल का परिभाषा है, लिखिए, ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो, जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो
और फोकस से होकर जाए, और फोकस से होकर जाए, उसे फोकस तल कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फोकस तल कहते हैं। उसे फोकस तल कहते हैं। इसको बना लीजिए। हाँ देखिए, दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम क्या क्या होता है, ध्यान से देखिए। दर्पण पर देखिए, आप चाहे जिधर का मुंह करके दर्पण में अपना मुंह देखिए, समझ में आया, वो अलग बात है। लेकिन आप जिधर से देखेंगे उधर बायां तरफ माना जाता है, नहीं समझे क्या? जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, मैं यहाँ से खड़ा होकर इसमें अपना मुंह देख रहा हूँ, इस पे जो प्रकाश जा रहा है दर्पण को बाईं ओर से जा रहा है। किधर से जा रहा है? अगर मैं यहाँ पर खड़ा होकर इस अपना मुंह देखूं, इधर से प्रकाश जा रहा है तो उसको भी बाईं ही मानेंगे। क्या मानेंगे? हाथ में नियम बनाया गया है, दर्पण पे आप प्रकाश किधर से डालेंगे? बाईं तरफ से। चाहे दैनिक जीवन में आप चाहे जिधर से देखिए, लेकिन आप जिधर से देखेंगे वो बायां तरफ माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आज जैसे देखो, बुक में क्या होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। तो आप चाहे बुक लेकर ऊंचाई चले जाइए, चाहे घूमिए को, हमेशा ऊपर ही उत्तर होगा ना। बुक में आप जैसे जहाँ लिख रहे हैं तो आपके सामने ऊपर उत्तर, और नीचे क्या होगा? दक्षिण, इस हाथ की तरफ पूरब, इस हाथ की तरफ पश्चिम। समझ में आया ना? उसी तरीके से आप दर्पण में चाहे इधर से मुंह देखिए, चाहे उसका डायरेक्शन जो भी बदल चेंज करिए, जिधर से आप, जिधर से मतलब दर्पण का मुंह जिधर होगा और आपका मुंह जिधर होगा, तो आपके मुंह से ही प्रकाश जाएगा दर्पण, उसको बायां मानेंगे। नहीं समझे क्या? जैसे दर्पण है, हम इसमें देख रहे हैं, तो हमारे जो यहाँ से किरण चला तो बाईं तरफ होगा। क्या होगा? हाँ, चाहे हम अपना दर्पण के नीचे ऊपर उठाए, चाहे जैसे करें, बाईं तरफ होता है। तो नियम बनाया गया है। पहला नियम क्या है? दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं तरफ से डाली जाती है। दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं तरफ से डाली जाती है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। प्रकाश सदैव बाईं तरफ से डाली जाती है, और सभी दूरी किधर से मापी जाती है? बाईं तरफ से, बाईं तरफ डाली जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। फीता कहाँ लगाना है? ध्रुव पर। समझ आया? उसके बाद ध्रुव से आप इधर नापेंगे और इधर। अगर इस तरफ की दूरी नापेंगे तो ऋण, और इस तरफ दूरी नापेंगे तो धन। तीसरा पॉइंट लिख लो, ध्रुव से बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक, ध्रुव से बाईं ओर की दूरी बराबर क्या होता है? ऋणात्मक। ध्रुव से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। और चौथा, ध्रुव से दाईं ओर की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। चले, हाँ, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। तथा नीचे की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं, नीचे का कैसा लिखते हैं? ऋणात्मक। समझ आया ना? हाँ देखिए, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। क्या क्या नियम होता है, ध्यान से देखो। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो पहला नियम लिख लीजिए,
गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम में पहला है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। एक मिनट। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। यह पहला नियम है। क्या है? हाँ, देखिए ध्यान से, ये उत्तल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण चला, परावर्तन के पश्चात ऐसे गया, ठीक है। तो गया तो ये क्या होगा, फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो पहला नियम है, प्रतिबिंब बनाने के लिए 3-4 नियम है, उसमें से पहला नियम ये हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण भेजेंगे तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है या फोकस से होकर जाती है। ये देखिए उत्तल दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण। दूसरा नियम यह बताता है कि कोई किरण अगर फोकस से होकर जाता है, कोई किरण दर्पण की फोकस से होकर जाता है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ध्यान देना, यह किरण कहाँ से होकर जा रहा था, फोकस से। परावर्तन होने के बाद किधर हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर। समझ में आया? अच्छा, इसमें देखो ध्यान से, इस चित्र में देखो, यह किरण अगर मान लो यह किरण ऐसे यह किरण इस तरीके से जा रहा था, अगर मान लीजिए दर्पण न होता तो कहाँ से होकर जाता, फोकस से होकर जाता कि नहीं। तो परिभाषा में स्पष्ट है, फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, या फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बात नहीं समझ में आएगा, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। यह किरण दर्पण के फोकस की ओर जा रहा था कि नहीं, देखो ध्यान से, यहाँ से जा रहा था ना। अगर ये दर्पण न होता सीधा फोकस पे जाता कि नहीं। तो बोल रहा है कि फोकस की ओर जाती हुई किरणें, यह किरण फोकस की तरफ जा रहा था लेकिन बीच में ही दर्पण से टक्कर हो गई इसका। जब टक्कर हो गया तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगा। ये दूसरा नियम है, समझ आया ना। दूसरा नियम में दोनों है, फोकस की ओर जाती हुई किरणें परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। अच्छा, तीसरा नियम लिखिए। तो तीसरा नियम है, तीसरा नियम सीधा सीधा है, जो किरण वक्रता केंद्र की ओर जा रहा हो, अगर यह दर्पण नहीं होता तो वह वक्रता केंद्र से होकर जाता ही नहीं। हाँ, जो किरण वक्रता केंद्र की ओर जा रहा होगा वह दर्पण से परावर्तित होने के बाद उसी मार्ग में वापस लौटेगा। ऐसे आ रहा था ना, अगर यह किरण वक्रता केंद्र की तरफ जा रहा है तो लड़ने के बाद उसी मार्ग में वापस लौटेगा। इसमें क्या है, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौटेगा। दोनों को मैं एक में कैसे बोलूँगा, वह किरण जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाता है या वक्रता केंद्र की ओर जाती प्रतीत होती है, वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा। ठीक, यह तीसरा नियम है। अब ध्यान से सुनिए। तो दर्पण बनाने प्रतिबिंब बनाने के, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। समझ में आया? तो तीनों नियम हम बता दिए हैं, और इसी 3 में से कोई 2 को लेकर सारा प्रतिबिंब बनाया जाता है। ठीक है, जितने प्रतिबिंब बनते हैं हम लोग अपने कॉपी पर किरण आरेख खींचते हैं, इन्हीं 3 नियमों में से केवल 2 नियम का प्रयोग करके
खींचते हैं। ठीक है।